हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी रिगार्डिंग सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड मेरी जो थर्ड वीडियो थी वो बात कर रही थी एप्लीकेबिलिटी की और अमेंडमेंट्स की जो सेक्शन 1 और 2 में हुए हैं। आगे हायरार्की पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि जो मेरी ये जो वीडियोस होंगी ये चाहे हायरार्की से रिलेटेड हो या अरेस्ट से रिलेटेड हो या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ये काफ़ी डिटेल्ड होगी क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि अभी हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। कोरोना की वजह से हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लास में आप सभी को पता है किस तरीके से हम कई बार पढ़ भी पाते हैं और कई बार नहीं भी पढ़ पाते और इस वजह से हमारा क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं हो पाते। और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि हम कई बार जब हमारे एग्जामिनेशन होते हैं तो हम जब भी वीडियोस को रेफ़र करते हैं तो उसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है और आप बस उसी चीज़ को देखकर अपने एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। देन प्रॉब्लम ये होती है अगर आपको वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप वो ब्रीफ वीडियो देख कर गए हैं तो आपको बस उतनी नॉलेज होती है और अगर कोई भी क्वेश्चन उसके अलावा आ जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ और अभी आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एक डिटेल्ड वर्जन देखकर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगी हायरार्की का और ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगी सेक्शन 6 का। अब सबसे पहले हायरार्की का और ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि जो हमारे सीआरपीसी के अंदर है सर्टेन फंक्शनरीज है। अब फंक्शनरीज क्या होती हैं? फंक्शनरीज वो पर्सन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज और फंक्शन को। हमारे सीआरपीसी के अंदर फंक्शनरीज जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं पावर्स को और डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटीज को। अब वो कौन कौन है? वो हैं द पुलिस, द प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, मैजिस्ट्रेट एंड जजेस ऑफ हायर कोर्ट, द प्रिजन अथॉरिटीज एंड करेक्शनल सर्विस पर्सोनल। ये 5 लोग हैं जो क्या करते हैं, जो फंक्शनरीज परफॉर्म करते हैं हमारी सीआरपीसी के अंदर, जिनमें से जो रोल, जो सेंट्रल पार्ट जो है या फिर जो मिडल मोस्ट अथॉरिटी है वो कौन है? वो है हमारा मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करें, हमें नॉलेज हो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड, अबाउट द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स के बारे में। अब सेक्शन 6 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो हमारा हाई कोर्ट है ईच स्टेट में वो क्रिएट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ज्यूरिसडिक्शंस हैं, पावर्स हैं। उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल कोड भी मेंशन है। ऑल्दो सीआरपीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेशन कोड या फिर क्रिमिनल कोड से इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर हाई कोर्ट भी इंक्लूड है और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड है इन केस ऑफ ट्रांसफर, अपील्स, रिवीजन एक्सेट्रा। इन केसेस में क्या होता है, इन केस में इन्वॉल्वमेंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी। चलिए अब सेक्शन 6 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब क्लास क्या है क्रिमिनल कोर्ट्स की, उसके बारे में बात करता है। जैसे कि आप पहले पढ़ेंगे, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। मतलब हाई कोर्ट या फिर और कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं किसी भी लॉ के अंदर या फिर
किसी भी लॉ के अंदर मतलब अदर देन दिस कोड, उन कोड्स को छोड़कर देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। हर स्टेट में ये क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स होंगे। पहला कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड फोर्थ इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये तो हो गए भाई क्या कौन कौन से जो क्रिमिनल कोड्स हैं वो होंगे हर स्टेट में। अब ये जो वर्ड कोड्स है ये क्या क्या इंक्लूड करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो ये वर्ड कोर्ट है वो इंक्लूड करता है कोर्ट लाइक जो चिल्ड्रन कोर्ट होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस के लिए जो कोर्ट्स होते हैं जो बनाए गए हैं केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अंदर, या फिर कोई भी ऐसा कोर्ट जो न्याय पंचायती के अंदर आता है, पंचायती अदालत के अंदर आता है या स्पेशल कोर्ट के अंदर आता है जो किसी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया है, वो सारे ही जो भी कोर्ट्स होते हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं। अब अगर हम सेक्शन 6 के सब क्लॉज 4 पे देखें जो बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग क्यों किया है। तो ये किस लिए किया है उन्होंने, जिससे क्या हो सके एक सेपरेशन हो सके जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा केस जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जो एक बहुत अच्छा केस था जिसके अंदर बताया गया था कि क्यों ये सेपरेशन किया गया है, जो कि इस केस का नाम था मम्मू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1980। इस केस के अंदर क्या बोला गया था, जो एग्जीक्यूटिव है वो एक क्लास है जैसे कि कोर्ट का ही, बट हम ये नहीं कह सकते जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है ना कि जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करके, तो वो कोर्ट के अंदर फॉल करेगा। मतलब अगर वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो जो हमारी कोर्ट की डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल नहीं करेगा। इसीलिए सेपरेशन किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर और हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनके अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन की, कि टेरिटोरियल डिवीजन क्या होगी। अब इसका सब क्लॉज 1 बात करता है एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस division or shall consist of sessions division, and every sessions division shall for the purpose of this code be district or consist of districts, provided that every metropolitan area shall for the said purposes be a separate session division and district। अब ये बेसिकली किस चीज़ की बात करता है, ये बेसिकली सेशन डिवीज़न की बात करता है। अगर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बात करेंगे इन 4 पॉइंट्स के अंदर एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है, लेकिन 4 पॉइंट्स हैं उसके अंदर, बस उनका जो मेन हेड है वो चेंज हो गया है, वरना बात वही सेम है। अब क्या सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि हर स्टेट में एक सेशन डिवीज़न होगी या फिर सेशन डिवीजन्स होंगी, और हर सेशन डिवीज़न के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट या कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आएंगे। क्या बोल रहा है ये कि हर स्टेट में एक सेशन डिवीज़न या फिर सेशन डिवीज़न्स होंगे और हर सेशन डिवीज़न के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट या कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आएंगे। अब इसके अंदर ये तो बोल दिया हमारे पहले पार्ट में। जब आप प्रोवाइडेड दैट पढ़ेंगे इसका, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हैव सेपरेट सेशन डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो हमारे स्टेट हैं उनके अपने सेपरेट जो भी डिवीज़न होंगे, उनके सेशन डिवीज़न होंगे और सेशन डिवीज़न्स होंगे, जिनके अंदर क्या होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है या फिर कंसिस्ट ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब मोर डिस्ट्रिक्ट्स भी आ सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट भी आएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट्स भी आएंगे, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या बोला गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या बोला गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक सेपरेट सेशन होगा और डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। मतलब डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब उनका अपना एक सेपरेट सेशन होगा और डिवीज़न होगा और डिस्ट्रिक्ट होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक प्रोवाइजो को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो इस कोड के अंदर जो बिग सिटीज़ हैं उनको
स्पेशल उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर डाला गया है। और इसके मैं आपको बताऊं कौन कौन से बिग सिटीज़ है, लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा, उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर डाला है। जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर कौन फॉल करते हैं उसको एक डिटेल व्यू में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से जो अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया, कौन कौन से जो एरियाज है मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनकी कैटेगरी क्या है या फिर क्या थिंग्स इंपॉर्टेंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया में फॉल करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करने के बाद हाई कोर्ट से ऑल्टर कर सकता है लिमिट्स, ऑल्टर कर सकता है लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो ऑल्टर कर सकता है किसकी लिमिट्स, डिवीजन्स की, और डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिमिट है वो ऑल्टर कर सकता है। थर्ड सब क्लॉज बात कर रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। मतलब देख रहे हैं आप, सब क्लॉज 2 भी यही चीज बोल रहा है और सब क्लॉज 3 भी यही चीज बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट डिवाइड कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को इनटू सब डिवीजन्स, और क्या कर सकता है, पहले तो उसको सब डिवीजन में कन्वर्ट, डिस्ट्रिक्ट को क्या कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है और ऑल्टर कर सकता है उसके लिमिट्स को, ऑल्टर कर सकता है उसकी लिमिट्स को और द नंबर्स ऑफ सच सब डिवीजन को। ठीक है, तो मतलब जो ऊपर की बात है, ऊपर बस कितना फर्क है, ऊपर फर्क है कि ऊपर बात किया है डिस्ट्रिक्ट की, कि डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स जो होंगी उनको कैसे ऑल्टर किया जाएगा। इसके बाद बात की गई है डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। एंड फोर्थ हमारा बात की गई है द सेशन डिवीजन्स district and subdivisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section। मतलब ये माना जाएगा जो भी सेशन डिवीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेशन डिवीजन जो हमारी सब क्लॉज 1 में बात की गई थी सेशन डिवीजन की, जो हमारी क्लॉज 2 में बात की गई थी वो थी अबाउट डिस्ट्रिक्ट, एंड 3 में बात की गई थी हमारा डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन कब बनेगा। तो ये तीनों सेशन ऑफ डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन्स, ये तीनों ही को क्या माना जाएगा, जो इसके अंदर इस कमेंसमेंट ऑफ द कोड के अंदर आए हैं उनको माना जाएगा कि वो फॉर्म हुए हैं अंडर दिस सेक्शन। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 7। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करता है। ये काफ़ी वाइड सेक्शन है लेकिन इसमें काफ़ी छोटे पॉइंट्स हैं, काफ़ी ब्रीफ पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको इसको ब्रीफ में बता देती हूँ। इसका सब क्लॉज 1 जो बात करता है वो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी स्टेट या किसी भी टाउन को, किसी भी स्टेट या किसी भी टाउन को क्या कर सकती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बना सकती है। पर इसके अंदर क्या मेंशन है, इसके अंदर ये मेंशन है कि उस सिटी या उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो एक्सीड होनी चाहिए 1 मिलियन के, देन ही उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बना सकती है। सब क्लॉज 2 बात करता है कि जो हमारा इस जो कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड है इसके अंदर जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन से हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद, इनको भी क्या किया जाएगा, इनको भी मेट्रोपॉलिटन एरिया कैटेगरी में डाला जाएगा। जो हमारा क्लॉज 3 है वो क्या बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सटेंड कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को। और हमारा सब क्लॉज 4 है। सब क्लॉज 4 बेसिकली क्या बात करता है, सब क्लॉज 4 ये बात करता है अगर किसी स्टेट या किसी टाउन के अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो फॉल हो जाती है, 1 मिलियन से नीचे फॉल हो जाती है, तो क्या होता है वो एरिया सीज हो जाएगा टू बी एन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये एक ओवरव्यू था, ये काफ़ी ब्रीफ में समझाने वाली बातें हुई, इसमें डिटेल्स में जाने वाला कुछ नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बस यही है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की।
सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 भी काफ़ी वाइड है, मैं आपको इसको ब्रीफ में बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप 6 सब क्लॉज को ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। बस आप पेयर एक्ट में जो मैं आपको बोल रही हूँ वो लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए और आपको ये पूरा सेक्शन समझ आ जाएगा। ऐसा कोई बड़ा सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है इसमें ऐसा कुछ। सब क्लॉज 1 बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करेगी एक कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीज़न। हर सेशंस डिवीज़न के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करेगी एक कोर्ट ऑफ सेशन। सब क्लॉज 2 क्या बात करती है? सब क्लॉज 2 बात करती है कि हर कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा, वो प्रेसिडेंट होगा, किसके द्वारा? एक जज के द्वारा प्रेसिडेंट होगा, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा। एंड सब क्लॉज 3 क्या बात करता है? सब क्लॉज 3 ये बात करता है कि जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकता है कोई भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज एक्सरसाइज करने के लिए जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। सब क्लॉज 4 क्या बात करता है? सब क्लॉज 4 बात करता है सेशन जज ऑफ 1 डिवीज़न। जो भी हमारा सेशन जज है किसी भी 1 डिवीज़न का, वो अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा टू बी एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीज़न। मतलब किसी भी अदर डिवीज़न है उसका एडिशनल सेशन जज वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी सेशन जज को। एंड इसके बाद सब क्लॉज 5 बात करता है जहाँ पर जो ऑफिस ऑफ सेशन जज है वो वैकेंट है, किसी सिचुएशन की वजह से जो ऑफिस है वो वैकेंट है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकती है जिससे अर्जेंट डिस्पोजल हो जाए एप्लीकेशन का। जो अर्जेंट डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन के लिए अरेंजमेंट कर सकती है हाई कोर्ट। सब क्लॉज 6 क्या बात करता है? सब क्लॉज 6 बात करता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या करेगा? वो अपनी जो सिटिंग है उसको होल्ड करेगा, किसके अकॉर्डिंगली? जो हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है अपने नोटिफिकेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेगा? अपनी सिटिंग को होल्ड करेगा। ये सेम पॉइंट जो सेक्शन हमारा क्लॉज 6 में लिखा हुआ है, ये सेम पॉइंट किस केस में बोला गया था? केहर सिंह वर्सेस स्टेट एट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। इसके अंदर सेम ये पॉइंट बोला गया था कि कोर्ट ऑफ सेशन में होल्ड इट्स सिटिंग एज हाई कोर्ट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन। मतलब जैसे भी कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेसिफाई किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू, उसी अकॉर्डिंगली वो अपना सिटिंग होल्ड करेंगे। देन हम आते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसके अंदर मेंशन, एक ब्रीफ ओवरव्यू पता चल जाएगा। ऑल असिस्टेंट सेशन जज इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। पहले तो ये उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई सारे जो भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट मतलब वो अधीन काम करेंगे, किसके? सेशन जज के अधीन काम करेंगे। एंड सपोज 2 बात कर रहा है सेशन जज क्या करेगा? सेशन जज टाइम टू टाइम जो है वो रूल्स बना सकता है अकॉर्डिंग टू द कोड। जो कोड के अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली वो रूल्स बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसको? असिस्टेंट सेशन जज को और सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज को, जिससे वो और अच्छे से वर्क कर सके या फिर इंस्ट्रक्शन दे सकता है बेसिकली। सब क्लॉज 3 बात करता है कि जो सेशन जज है वो ऐसा कोई प्रोविज़न बना सकता है किसके लिए? किसी अर्जेंट केस के लिए या फिर अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए, इन इवेंट ऑफ अगर वो एब्सेंट होता है टू एक्ट। मीन्स अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर वो एब्सेंट है, वो एक्ट नहीं कर सकता, तो वो अर्जेंट डिस्पोजल के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न बना सकता है। और उसके अकॉर्डिंगली कौन वर्क करेगा? उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। अब इसके लिए मैं आपको एक लास्ट में एक केस भी बता देती हूँ। एक केस था गोकाराजू रंगाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1981। इसके अंदर क्या बोला गया था? इसके अंदर ये बोला गया था जो भी पर्सन
अपॉइंट होगा एज अ एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज, वो एक्सरसाइज करेगा अपनी ज्यूरिसडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो भी पर्सन जिसको असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज बनाया गया है, जो अपना कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर की जुडिशन कोर्ट ऑफ सेशन की ज्यूरिसडिक्शन में वर्क करेगा, तो जो वो जजमेंट देगा, हिज जजमेंट एंड ऑर्डर वुड बी दोज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब ये माना जाएगा कि जो भी उसने ऑर्डर दिया है या फिर जो भी उसने कोई भी जजमेंट दी है, तो वो ये मानी जाएगी कि वो कोर्ट के सेशन, जो हमारा सेशन कोर्ट है उसके द्वारा दी गई है, ऐसा माना जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। मैं आगे आपके लिए इसके सेक्शन 10 के बाद जो भी सेक्शन बचे हुए हैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पहले मैं आपको बताऊं, या फिर आपको वो इम्पोर्टेंट है और आप उस पर पहले वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी।